नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त ही बड़ी खबर के साथ। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कैलिफोर्निया में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पकड़ लिया गया है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी है गोल्डी बराड़। कैलिफोर्निया में उसकी गिरफ्तारी हुई है। एनआईए ने कैलिफोर्निया से उसे गिरफ्तार कर लिया है। इंटरनेशनल सोर्स से गोल्डी की जानकारी मिली। ये बताया जा रहा है सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी गोल्डी बराड़, जिसे कैलिफोर्निया से गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की ये कार्रवाई और कैलिफोर्निया में पकड़ा गया गोल्डी बराड़। एनआईए को ये बड़ी कामयाबी मिली है। कैलिफोर्निया से उसे गिरफ्तार किया है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी गोल्डी बराड़ कैलिफोर्निया में गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की ये कार्रवाई और गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। लगातार नजर रखी जा रही थी, लगातार इंटरपोल को भी अलर्ट करने के बाद कोशिश की जा रही थी गिरफ्तारी की और ये आखिरकार कोशिश रंग लाई है। एनआईए की ये बड़ी कामयाबी और गोल्डी बराड़ गिरफ्तार कर लिया गया। कैलिफोर्निया से गिरफ्तारी हुई है। कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है गोल्डी बराड़। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी गोल्डी बराड़ कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है और कैलिफोर्निया से गिरफ्तार कर लिया गया है गोल्डी बराड़। लगातार वहीं से अपने काम को अंजाम दिया करता था और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बताया जा रहा है कि इसके बाद और भी कामयाबी मिलेगी और भी धरपकड़ का अभियान तेज होने वाला है। एनआईए को लगातार उसकी तरफ से कोशिश हो रही थी गोल्डी बराड़ को पकड़ने की और आखिरकार संपर्क सूत्रों की मदद से एनआईए ने कैलिफोर्निया में गिरफ्तारी की है सिद्धू मूसेवाला की। कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है गोल्डी बराड़। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी गोल्डी बराड़ कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है गोल्डी बराड़। एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। मूसेवाला मर्डर केस का ये आरोपी गोल्डी बराड़, जिसकी तलाश थी, आखिरकार कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। 20 नवंबर को हिरासत में लिया गया था। ये खबर हम आपको बता रहे हैं। कैलिफोर्निया में पकड़ा गया गोल्डी बराड़, ये बड़ी खबर आ रही है। तो एनआईए जो लगातार जो है वो तलाश कर रही थी, नजर रखी हुई थी, आखिरकार उसे कामयाबी मिली है और कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। विदेश में रहकर भारत में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने का एक ट्रेंड सा आया हुआ है और उसके बाद जो है वो एनआईए ने भी अपनी कार्रवाई में बदलाव लाते हुए अब बाहर जो रह रहे हैं ऐसे गैंगस्टर्स, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती है वो रणनीति बनाई है अपने संपर्क सूत्रों के को मजबूत करते हुए। और अब कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड़ को पकड़ने में कामयाबी मिली है एनआईए को। कैलिफोर्निया से पकड़ा गया है गोल्डी बराड़। सिद्धू वाला और आपको बता दें कि कैलिफोर्निया से गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी हुई है। इंटरनेशनल सोर्स से गोल्डी की जानकारी मिली थी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी है गोल्डी बराड़। रवि यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका रुख करेंगे। रवि, ये बहुत बड़ी कामयाबी एनआईए की, किस तरीके से पकड़ा गया यहां पर गोल्डी बराड़ को, आपसे जानना चाहेंगे। कैसे पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, जिस तरह से पंजाब पुलिस और एनआईए लगातार जो है तालमेल करके तो काम कर ही रही थी, लेकिन बड़ी बात इसमें पूरी ये है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद कई सारे ट्रिगर जो है पंजाब में क्रिएट हुए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बिगड़ी और बड़े लेवल पर ये एक किरकिरी बनी हुई थी, क्योंकि पंजाब एक ऐसा स्टेट है, बॉर्डर स्टेट, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होना यानी कि वो देश को अशांत करने की ओर बढ़ते कदम थे। और गोल्डी बराड़ लगातार जो है दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो पंजाब पुलिस हो या फिर हरियाणा पुलिस हो, उनको धमकी भरे जो है फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे अपने पोस्ट लगातार वो छोड़ रहा था और उनका ये कहना था कि मेरे किसी गुर्गों को, मेरे किसी शूटर को परेशान ना किया जाए, अन्यथा इसका अंजाम भुगतना होगा। और ये जो पूरा नेक्सस था, ये एक इतना बड़ा नेक्सस है कि 13 जो गैंगस्टर हैं जो भारत की धरती से अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं, चाहे वो बाइबा गैंग हो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, नीरज बवाना गैंग हो, टिल्लू ताजपुरिया हो, ये वो गैंग है कि इनके नीचे करीबन करीबन 300 400 यानी कि 500 से ऊपर तो लॉरेंस बिश्नोई के जो ऐसे शार्प शूटर हैं जो उसके लिए मरने मारने को उतारू हैं। एनआईए ने पिछले 3 महीने, सितंबर की बात करें, अक्टूबर की बात करें और अब नवंबर की बात करें, 3 रेड की हैं
जिसमें 120 लोकेशन से भी ज्यादा इन गैंगस्टरों पे, इनके एडवोकेट्स पे ये रेड की थी और वहां से तमाम जानकारियां, तमाम इनपुट मिले कि कौन इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, किस तरह हवाला के जरिए से पैसा इकट्ठा होता है और कब कहां कहां ये लोग लेन देन करते हैं और अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए किस तरह के क्राइम को ये ऑपरेट कर रहे हैं। इस तरह की बात यदि थाईलैंड की करें, दुबई की करें या फिर अब कनाडा की करें, और कनाडा से जिस तरह से इनपुट मिले थे कि पुलिस उसको जो है अरेस्ट करेगी, उसके बाद वो कैलिफोर्निया भाग गया था और उसकी लोकेशन का पीछा लगातार एनआईए कर रही थी। और आईबी की बात करें, वो उनका पूरा सपोर्ट था, सीबीआई का पूरा सपोर्ट था, क्योंकि इंटरनेशनल परमिशन जो है लगभग 1.5 वर्ष पहले मोदी सरकार ने एनआईए को दे दी थी कि ये बाहरी देशों में जाकर भी जांच कर सकती है। पहले इस तरह की परमिशन जो है वो आईबी को होती थी। ये बड़ी बात थी कि सरकार इस पे पूरे मामले पे नजर रखी हुई थी। गृह मंत्रालय का एक अलग से यूनिट बनाकर पूरे मामले पे जो है वो इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पल पल की जो है जानकारियां जुटा रहा था और इंटरपोल के जरिए जो है ये पूरा ऑपरेशन सफल हो पाया है। हाल ही में यदि बात करें नवंबर की, तो 3 दिन का जो सेशन था 18, 19, 20 नवंबर को जो प्रगति मैदान में चला इंटरपोल का, वहां भी जो है इस तरह की जानकारियां साझा की गई और ये एक कमिट किया गया 180 देशों के प्रतिनिधियों ने कि एक दूसरे की मदद जो है वो इस तरह के गैंगस्टर हो या फिर आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो, जो देश के ही यानी कि रखवाले होते हुए और दूसरे देश की धरती से यहाँ क्राइम करने के लिए अपने मंसूबों को जो है दूसरे देश की धरती का यूज कर रहे हैं, अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए एक दूसरे का सहयोग किया जाए। और वो जल्दी जो है देखने को भी मिला। दाऊद इब्राहिम के बारे में भी पाकिस्तान से मैं आपको बता दूं इस तरह की बात हुई थी। जी। और ये जो गिरफ्तारी है, ये अमेरिका पुलिस, एफबीआई जो वहां की एक तरह से स्पेशल यूनिट है, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई और एनआईए जो है हार्डकोर क्रिमिनल के लिए काम करती है। जी। एफबीआई ने ये जो रेड की और कैलिफोर्निया में इसको गिरफ्तार किया है। कल के पुख्ता प्रमाण, पुख्ता सबूत जो हैं वो हमारे सूत्रों ने हमें दिए थे कि जिस तरह से एनआईए ने 2 दिन पहले की बात करें, यानी कि आज तीसरा दिन हो गया, 2 दिन पहले 20 लोकेशन पे जो रेड की चलिए, थी, यानी उससे कि इस तरह तमाम लोकेशंस को देखने के बाद ये कार्रवाई और बड़ी कामयाबी मिली। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल धन्यवाद। चलिए बढ़ते आगे। और लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के आरोपी हरप्रीत सिंह को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। एक और ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, हरप्रीत सिंह को भगोड़ा घोषित किया गया था। उसकी गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है। जब वो कुआलालंपुर से दिल्ली आया था उस वक्त गिरफ्तारी हुई है। एनआईए के मुताबिक हरप्रीत सिंह पाकिस्तान स्थित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के मुखिया लखबीर सिंह रोड का सहयोगी है। 2021 में लुधियाना कोर्ट में धमाके के लिए रोड के अलावा हरप्रीत सिंह भी जिम्मेदार है। आपको बता दें कि कोर्ट में हुए धमाके में एक की मौत हो गई थी और कई लोग उसमें घायल हुए थे। एनआईए की टीम ने दिल्ली से अरेस्ट किया। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में आरोपी है फरार आतंकी हरप्रीत सिंह, गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त एनआईए ने हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। तो एनआईए लगातार जो है यहाँ एक्टिव, और अब दिल्ली से ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। फरार आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हुई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और ये बिहार से बड़ी खबर, जहां पर रोहतास में बड़ा हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने पिता बेटे को कुचल दिया। सड़क हादसे में पिता की मौत हो गई और बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। ये बड़ी खबर बिहार से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में पिता की मौत, बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। और एक और बड़ी खबर, जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे लिखे मिले हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनियों हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, शाखा लौट जाओ, ऐसी धमकियां लिखी गई हैं। इतना ही नहीं, जेएनयू की उस महिला प्रोफेसर के केबिन के दरवाजे पर भी शाखा लौट जाओ का नारा लिखा गया है, जिसे नवंबर 2019 में वामपंथियों ने 3 दिन के लिए हिरासत में रखा था। ये नारे 30 नवंबर की रात को लिखे गए हैं, ये बताया जा रहा है। हालांकि इस घटना को लेकर अभी तक जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं इन नारों को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी ने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा के कम्युनिस्ट छात्रों पर निशाना साधा है। एबीवीपी का कहना है कि वामपंथियों ने खुली सोच वाले प्रोफेसर्स को डराने के लिए उनके चैम्बर्स पे धमकियां लिख दी हैं। एबीवीपी ने जेएनयू प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं आइसा के सदस्य और जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट
एन साई बालाजी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि हमें नहीं पता एबीवीपी किस बारे में बात कर रही है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये एबीवीपी ने खुद किया होगा। तो पढ़ाई के नाम पर जेएनयू में आखिर ये क्या हो रहा है? वामपंथ की आदत, टुकड़े की सियासत, ये बड़ा सवाल। और अब ब्राह्मण और बनिया इस तरीके से अब दीवारों पर उनके खिलाफ नारे लिखे गए हैं जेएनयू में, और इससे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर जेएनयू कैंपस जहां पर पढ़ाई के लिए उसे जाना जाता है, आखिर ऐसी राजनीति क्यों हो रही है? क्या वामपंथ की आदत टुकड़े की सियासत है? ये सवाल भी उठता हुआ। एबीवीपी और आइसा अब इसे लेकर आमने सामने आ गए हैं। एबीवीपी ने बड़ा आरोप लगाया है, आइसा पर आरोप लगाया है। जेएनयू में जो नारे लिख रहे हैं दीवारों पर, उसे लेकर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारेबाजी भी हुई, और साथ ही लिखा गया, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, शाखा लौट जाओ। दीवारों पर इस तरीके से लिखते हुए धमकियां ये दी गई हैं। एबीवीपी और आइसा इसे लेकर आमने सामने आ गए हैं। तो भगवा के खिलाफ क्या ये लाल बगावत है? जेएनयू में दीवारों पर नारे लिखे गए हैं, और ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ ये नारेबाजी, और उनके खिलाफ भी लिखा गया है दीवारों पर, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, शाखा लौट जाओ। दीवारों पर इस तरह की धमकियां भरे शब्द लिखे गए हैं। तो इसे लेकर एबीवीपी और आइसा आमने सामने हैं। आइसा का कहना है कि एबीवीपी जो आरोप लगा रहा है उसमें कोई दम नहीं है, वो निराधार है, बल्कि ये काम एबीवीपी नहीं किया है उन्हें बदनाम करने के लिए। लेकिन फिलहाल ये सियासत का चेहरा काफी भयावह होता हुआ कहा जा सकता है। तो जेएनयू जिसे पढ़ाई के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले काफी समय से वहां पर सियासत का बदरंग चेहरा भी देखने को मिला है, और एक बार फिर ही ऐसी ही चीजें सामने आ रही है, जहां पर दीवारों पर ऐसे नारे लिख दिए गए हैं, और इसे लेकर अब एबीवीपी और आइसा आमने सामने। और गणेश पाठक जेएनयू कैंपस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, आखिर ये दीवारों पर ऐसी चीजें लिखी गई हैं, नारेबाजी हो रही है, ब्राह्मणों बनियों का ये शब्द भी लिखा जा रहा है, क्या और बताया जा रहा है इसके बारे में? सियासत का बदरंग अब ये चेहरा कहा जा सकता है? देखिए, हम यूं कहें कि जेएनयू और विवाद दोनों एक साथ चलते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार जेएनयू पिछले कई दिनों से कुछ ना कुछ बातें सामने आती है। और अब जिस तरीके से जेएनयू जो जाति सूचक शब्द लिखे गए, ब्राह्मण कैंपस छोड़ो, बनिया कैंपस छोड़ो, फिर भगवा कैंपस छोड़ो, तमाम इस तरीके से बातें कही गई। ये बातें जेएनयू के अंदर, देखिए जेएनयू अपने खुले विचारों के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर यहाँ ये सवाल होता है कि क्या ये खुले विचार कि आप एक विशेष लोगों को कहेंगे कि आप कैंपस छोड़ो, ये खुला विचार नहीं हो सकता ना। हमारे साथ कुछ लोग भी, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर प्रवेश है, उनसे बात करके कोई इनके स्कूल के बाहर भी ये बातें लिखेंगे। प्रोफेसर, क्या बातें एक बार बताएंगे, क्या चीजें लिखेंगे आपके स्कूल की, आपत्तिजनक बातें कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपत्तिजनक है। जब देश आज हिंदुत्व की शक्ति के साथ जुड़ रहा है, आप देखेंगे कि 2014 के बाद इस देश के अंदर हिंदुत्व शक्ति जो है उसका एकजुटीकरण हुआ है। उससे पहले की राजनीति को आप देखें कि जातियों में बांट करके तमाम राजनीति होती रही है इस देश के अंदर, लेकिन पहली बारी एक नेता आया और उस नेता ने कहा कि हम हिंदू हैं, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उस हिंदू शक्ति के बढ़ते हुए प्रभाव को, स्कूल ऑफ लैंग्वेज के बाहर क्या लिखा गया, मैं ये जानना चाहूंगा। वही मैं कह रहा हूं ना, उस हिंदू शक्ति के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए या उसकी धार को थोड़ा कम करने के लिए इस प्रकार के नारे लिखे जाते हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अरे ब्राह्मण, किस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं आप? जिसको हिंदुत्व मानता है उस ब्राह्मण की बात करें। ब्राह्मण हिंदुत्व के अनुसार तो ब्राह्मण जो ब्रह्म का ज्ञानी है उसको ब्राह्मण कहते हैं। क्या ब्रह्म के ज्ञानी को भारत से बाहर करना होगा आपको? तो इस तरह की एक अनर्गल बातें हैं, निंदनीय बातें। लेकिन क्या कारण कि बार बार इस तरीके से विवादित बातें आ रही है? कह रहे कैंपस की शाखा जो चल रही है उसके ऊपर भी सवाल, फिर ब्राह्मण बनिया, इन तमाम चीजों, क्योंकि कैंपस तो सबका है ना। मेरा जो चैम्बर है, उस मेरे चैम्बर पे लिख दिया गया कि आप शाखा में जाइए। अरे मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, आज से नहीं हूं, 8 साल की उम्र से संघ का स्वयंसेवक हूं। मुझे शाखा में बार बार जाने की आवश्यकता है क्या? मैं शाखा रोज जाता हूं। तो आप संघ के स्वयंसेवक, इसीलिए आपको निशाना बनाया गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बनाया गया, वंदना मिश्रा जी को बनाया गया, और ऐसे कई जो संघ के जुड़े हुए लोग हैं, यानी एक विचार के जो जुड़े हुए लोग हैं उनको दूसरा विचार दबाएगा। हमने तो कभी परहेज नहीं करा, हमने तो कभी नहीं कहा कि आप अपने जाइए, आपका वैचारिक कोई विचार नहीं व्यक्त कर सकते, हमने नहीं कहा, इन्होंने कहा। यही कारण है कि लेफ्ट के अंदर अगर
बीजेपी काम कर रहा है तो वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है। केरला में यदि संघ काम कर रहा है तो संघ के कार्यकर्ताओं को सवाल ये उठता है कि गुरु के ऊपर इस तरीके से बातें कही जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी सवाल है कि गुरु के। अरे गुरु शिष्य परंपरा को मानते कहाँ है वामपंथी गैंग के लोग? वामपंथी गैंग के लोग गुरु शिष्य परंपरा को नहीं मानते। इसी का परिणाम है ना। वंदना मिश्रा जी के यहाँ पर क्या लिख दिया गया, मेरे चैम्बर पे क्या लिख दिया गया, नलिन महापात्रा के चैम्बर पे क्या लिख दिया गया, और पूरी वॉल जो है SIS की। और मिश्रा के नाम वंदना मिश्रा जी की बात करें, वंदना मिश्रा जी इससे पहले भी शिकार हो चुकी है। वंदना मिश्रा जी को 3 दिन इन्होंने कैद करके रखा। कितना मुश्किल था उनको शॉल देना, उनको खाना देना, इनको शर्म भी नहीं आई। बिल्कुल गणेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये दीवारों पर जो ये नारे लिखे गए हैं और साथ ही साथ जो है वो नारेबाजी भी की गई, ABVP उसने आरोप लगाया है आयशा पर, लेकिन आयशा का कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि उल्टा उसने ABVP पर ही आरोप जड़ दिया है। इसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं? इस वक्त JNU का माहौल कैसा है? क्योंकि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अड्डा वो बनता जा रहा था पिछले कुछ समय से, जो वहां घटनाक्रम चला है। फिलहाल स्थिति क्या है? मैं ABVP के जो यहाँ पर इकाई अध्यक्ष है रोहित, उनसे बात करूंगा। अब आपकी बात करता हूं सीधे। रोहित, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो कैंपस में जो चीजें लिखी गई हैं ये छात्र संगठन आयशा ने लिखा है। जी, ये छात्र संगठन आयशा का ही सिर्फ काम नहीं है, कई अन्य लेफ्टिस्ट छात्र संगठन है जो लगातार लिखते हैं। एक पैटर्न है। अब 2014 के बाद से देखेंगे तो ऐसी अभद्र चीजें लिखना, अब SSS-3 में जाके देखेंगे तो एंटी कश्मीर प्रोपेगेंडा लिखना, उसके बाद अभी जो जाति सूचक और जेनोसाइडल बात लिखना, खून बहाएंगे, हम बदला लेंगे, ऐसा जेनोसाइड करने की बातें लिखना, ये बहुत अभद्र है। बता दें साथ साथ कि दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट था जिसमें ये था कि आप दीवार पे JNU में नहीं लिख सकते, ना पोस्टर चिपका सकते हैं। तो माता काली का एक गलत पोस्टर लगाना, उसके बाद ऐसे नग्न तस्वीरों को आप डिस्प्ले करते हैं, मतलब JNU प्रशासन को ये एक बार फिर से सोचने की जरूरत है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। अगर हम लगातार कंप्लेंट किए जा रहे हैं, हम चेयरपर्सन से लेकर के डीन से लेकर के VC तक सभी को कंप्लेंट कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, फिर भी वो पोस्टर नहीं हट रहे, फिर भी ये चीजें रुक नहीं रही है, तो हम यही मानने को मजबूर है। हो सकता है कि JNU बिल्कुल गणेश, यहाँ पर देखिए ABVP लगातार इस बात को उठाती रही है कि यहाँ पर जो भी गतिविधियां आ रही हैं वो सही नहीं है, राष्ट्र विरोधी है। लेकिन हम आपसे चाहेंगे कि दिखाएं कि आखिर दीवारों पर वो नारे जो लिखे हुए हैं कहां और कैसे लिखे हुए हैं, और जो चैम्बर की बात भी कर रहे थे, अभी आपकी बातचीत हो रही थी वहां टीचर से, प्रोफेसर से, वो भी कहां लिखा हुआ है? ये जरा सारी चीजें दिखाइए और फिर उसके बारे में बताइए। मैं एक बार प्रोफेसर वर्मा से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूं सर, जिस तरीके से जो बातें लिखी है, कब की घटना है और किस समय लिखा होगा, क्या क्या बातें लिखेंगे, एक बार दोबारा बताएं। कल सुबह मैं जब अपने चैम्बर में क्लास लेने के बाद 11 बजे अपने चैम्बर पे पहुंचता हूं तो देखता हूं कि मेरे चैम्बर के डोर पर और उसके बगल की दीवार पर ये लिखा है गो बैक टू शाखा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यार ये मेरे पे ही लिखा है, कहीं और भी लिखा है, तो मैं भाग करके जाता हूँ वंदना जी के पे, क्योंकि हम लोग सब RSS से जुड़े हुए लोग हैं, विद्यार्थी परिषद संघ में काम करने वाले लोग रहे हैं, तो मैं वंदना जी के यहाँ देख कर आया। तो चलिए, अब इसके पूरी जांच होनी चाहिए कि क्या साजिश का भी कोई हिस्सा है। गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। श्रद्धा मर्डर मामले में आज फॉरेंसिक टीम नार्को टेस्ट के बाद होने वाली पूछताछ के लिए जेल जाएगी। इस टीम में FSL और जांच अधिकारी समेत कुल 4 लोग होंगे। ये पूछताछ आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच की जाएगी। पिछले दिनों आफ्ताब को ले जाते वक्त जो हमला हुआ था उसे देखते हुए जांच टीम ने जेल जाकर पूछताछ करने का फैसला किया है। वहीं कल आफ्ताब का नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है। तो आफ्ताब का नार्को टेस्ट हुआ है, आधा सच बताया, आधा आफ्ताब ने छिपाया। क्या आफ्ताब सही जवाब नहीं दे रहा है? सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच फिर पूछताछ होगी। टीम में कुल 4 अधिकारी शामिल होंगे।